बंद दरवाजों के पीछे बैठकों का दौर चल रहा है। ये बैठकें बहुत ही गोपनीय हैं, ये बैठकें बहुत ही गुप्त हैं और ये बैठकें जो चल रही हैं इससे सियासी गलियारों में चर्चाएं भी जो है वो तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ तस्वीर बदलेगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाले दिनों में तकदीर भी बदलेगा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी में तलाश तेज हो चुकी है नए अध्यक्ष को लेकर। जेपी नड्डा का कार्यकाल तो जनवरी में ही समाप्त हो गया था, लेकिन उनके कार्यकाल को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विस्तार दिया गया था। अब वो वक्त आ चुका है जब भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है और इस नए अध्यक्ष की घोषणा जो है वो कभी भी हो सकती है। अब उसमें ज्यादा दिन बाकी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस नए चेहरे की तलाश के लिए भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। ये बैठक जो है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में हुई और पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं वो इसमें शामिल हुए, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए और इसमें राजनाथ भी शामिल हुए। यह बैठक बुधवार को पार्लियामेंट में 2 घंटे चली। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेताओं की बैठक खत्म हो गई, उसके बाद यह बैठक जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में भी हुई। और यही नहीं है, इसके साथ साथ में बृहस्पतिवार को फिर बैठक हुई। ये बैठक जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो सभी राज्यों में संगठन मंत्री हैं उनमें यह बैठक हुई। हालांकि इस बैठक का जो मकसद था वो तो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उस पर चर्चा था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा जरूर हुई होगी। 2019 में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट हासिल की, लेकिन 2024 में जो चुनाव परिणाम प्राप्त हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को वो बहुत निराशाजनक चुनाव परिणाम हैं। भारतीय जनता पार्टी 303 के पायदान से लुढ़कते हुए 240 पर जो है वो आ गई और 400 पार के नारे का जो है वो दम निकल गया। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे में जो है वो बहुत गहराई से मंथन कर रही है, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में इस टर्म के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में जो सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कार्यकाल जो है ये काफी चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी 303 सीट हासिल करके 2019 में सरकार चला रही थी, उसे अब मौजूदा समय के अंदर जो है वो अपने एनडीए के गठबंधन के साथियों के बलबूते पर सरकार चलानी पड़ रही है। और यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं के हौसले भी जो है वो बुलंद हैं। वो बार बार ये वार करने से चूकते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार तो अब साथी दलों की बैसाखियों पर है और भाजपा भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि उसकी स्थिति अब कमजोर हुई है। और इसके पीछे की वजह जो है इसको तलाशने में भी जरूर भाजपा जुटी है और उसी को लेकर जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के अंदर
जो चेहरे के अंदर जो मुख्य चेहरा है उसके साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर जो बदलने की कोशिश हो रही है वो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसको लेकर कितनी संजीदा है। अभी दो घोषणाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण की हैं भारतीय जनता पार्टी ने। ये दो घोषणाएं जो हैं वो बिहार के जो राज्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उसका चेहरा बदला। सम्राट चौधरी की जगह पर जो है वो दिलीप जायसवाल को जो है वो जगह दी गई है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी जो है वो सीपी जोशी को हटाकर जो है वो मदन राठौर को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अब समझिए कि इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि, समझिए इसके पीछे की वजह जो है वो क्या है। ये माना जा रहा है कि ये दोनों ही व्यक्ति जिनको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, बिहार में दिलीप जायसवाल को दी गई है और राजस्थान में मदन राठौर को जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है, उसके सबसे पीछे वजह यह है कि ये दोनों ही व्यक्ति ओबीसी समुदाय से संबंध रखते हैं, अति पिछड़े समुदाय से संबंध रखते हैं। और जो चुनाव, मौजूदा चुनाव 2024 के लोकसभा में भाजपा को जो मिले हैं उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है ये जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, ये जो है छिटका है। अब भारतीय जनता पार्टी इसी समाज को साधने की कोशिश कर रही है। और इसका एक तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो दिखाई देता है महाराष्ट्र में जो एमएलसी के चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंकजा मुंडे सहित जिन 4 उम्मीदवारों को जिनको प्रत्याशी बनाया और जितवाया, ये तमाम पर लोग जो हैं, ये चारों लोग जो हैं, ये ओबीसी समुदाय से संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा जो लोकसभा चुनाव परिणाम प्राप्त हुए हैं, चाहे उसमें राजस्थान की बात करें, चाहे उसमें हरियाणा की बात करें, या फिर महाराष्ट्र की बात करें, या फिर सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी से ये जो दलित समुदाय है ये छिटका है। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जो है इसी दलित समाज को साधने की है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा नियुक्तियों में अब ये सोशल इंजीनियरिंग दिखाई दे रही है। और आपने यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ पर पीडीए फॉर्मूला जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो है ये काफ़ी कारगर रहा है और इसने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में जो है वो बड़ी सेंध लगाने का काम किया है। अगर हिंदू वोटें जो हैं वो बिखरेंगी तो उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो विपक्ष को मिलेगा, और अगर ये वोटें इकट्ठी रहेंगी तो इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के इसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर जो है वो पीडीए, पिछड़ा, दलित जो है और अल्पसंख्यक, इसको लेकर जो अभी मौजूदा समय में, मौजूदा लोकसभा चुनाव के अंदर जो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ये फॉर्मूला जो है इसको इम्प्लीमेंट किया, ये फार्मूला जो है काम कर गया और इसका भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। संविधान को खतरे में बताकर भारतीय जनता पार्टी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में अखिलेश जो है वो कामयाब हुए और इन लोकसभा चुनाव में जो है वो एक बड़ी पार्टी बनकर जो है उभरे हैं। 37 सीटें उनके पास हासिल हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान जो है वो लोकसभा चुनाव में हुआ है। अब सवाल यहां पर इस पूरा का पूरा सोशल इंजीनियरिंग में जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियां जिस कवायद में जुटी हुई हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी रणनीति के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो है बदलाव करे। भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल के लिए जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
में के अध्यक्ष जब अमित शाह थे तो उनको सरकार में जब लेकर आए, सरकार में जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की मोदी कैबिनेट में दी गई, तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा की नियुक्ति कर दी गई। उसी तरह से अब जेपी नड्डा को जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है, तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो तब तक के लिए किसी और को नियुक्त किया जाएगा और जेपी नड्डा की भूमिका जो है वो तब तक जो है वो एक एडवाइजर की, एक सलाहकार की भूमिका रहेगी। अब सवाल यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है। अब इस महीने के अंत में केरल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक है, आरएसएस की बैठक है। आरएसएस में और भाजपा में क्या संबंध है ये किसी से छिपा नहीं है, दोनों में हार्ड मास का रिश्ता है। लेकिन हालिया जो अभी हाल ही में जो जेपी नड्डा ने जिस तरह से संघ को लेकर बयान दिया है, वो संघ की सत्ता के सामने एक प्रश्न चिन्ह जो है वो जरूर खड़ा करता है। ऐसे में संघ के और भाजपा के रिश्तों को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चली वो भी किसी से छिपी नहीं है। अब सवाल यह है कि इस महीने के आखिर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की समन्वय बैठक है, कोऑर्डिनेशन बैठक है। इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग से पहले यह तय हो जाएगा कि कौन कार्यकारी अध्यक्ष होगा या फिर इसके बाद होगा। अब सवाल यह है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का जो है नया चेहरा हो सकता है, किसको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो है वो जिसका नाम जो है वो चल रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में देखना होगा कि किसको बनाया जाता है, लेकिन सियासी गलियारों के अंदर जिन नामों की चर्चा है उन नामों में जो है वो एक नाम विनोद तावड़े का है। विनोद तावड़े जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वहीं वह बिहार के प्रभारी भी हैं। माना जा रहा है कि विनोद तावड़े को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है वो जिम्मेदारी, कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है। वहीं इसके अलावा जो नाम चल रहा है वो सुनील बंसल का चल रहा है। सुनील बंसल जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है वो प्रचारक रहे हैं और जो अमित शाह के भी सुनील बंसल काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने किस तरह की भूमिका जो है वो निभाई है ये सब जानते हैं। ऐसे में सुनील बंसल का नाम भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है। वहीं एक नाम जो है वो बीएल संतोष साहब का भी है। बीएल संतोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। ये संघ की तरफ से एक भूमिका जो है वो संगठन मंत्री की रहती है। तमाम राज्यों में जो है वो संगठन महामंत्री नियुक्त किए जाते हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर जो है वो संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होते हैं और मौजूदा समय में बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। लेकिन यहाँ पर साल 2023 के अंदर जो कर्नाटका में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कर्नाटका के चुनावों में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इसको लेकर बीएल संतोष की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लगे हुए हैं। हालांकि वो संगठन तय करता है कि किसको भूमिका देनी है। इन सब परिणामों से कितना उसका असर पड़ता है ये जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो मंथन के अंदर जो है वो होती हैं, भाजपा के अंदर जो बैठकें होती हैं उसमें। इसके साथ साथ में जो नाम चल रहा है वो ओम माथुर का नाम चल रहा है। ओम माथुर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ओम माथुर को जो है वो यह भूमिका दी जा सकती है। इसके साथ में दो नाम और हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊं और ये नाम जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम हैं। हालांकि इनकी भूमिका क्या रहेगी उस पर जो है वो देखना होगा। लेकिन एक नाम जो है वो चल रहा है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो हैं वह मंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका जो है वो निभा चुके हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, युवा खेल मंत्री भी वो रह चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ में अनुराग ठाकुर जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। 2 बार वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका नाम भी चल रहा है, ये युवा चेहरे हैं। और इसके साथ साथ में नाम जो चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम भी चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को भी ये भूमिका दी जा सकती है। आपने देखा होगा कि संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, उनके समर्पण से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। एक मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और वो इसे स्वीकार करता है। तो ये नाम चल रहे हैं, इन नामों के अलायदा कोई नाम आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के अंदर जो बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगला चेहरा कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी की अगली तस्वीर क्या होगी और भारतीय जनता पार्टी की अगली इस तस्वीर पर जो है वो तकदीर भी जो है वो निर्भर करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां इस लिहाज से भी बढ़ गई हैं क्योंकि अब नेता विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी जिन्हें कभी किसी समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी पप्पू कहकर संबोधित करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती जो है वो राहुल गांधी जो है वो बनकर जो है उभर कर आए हैं। और वही पप्पू जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पर, सरकार को जो है वो चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए संगठन में एक सशक्त चेहरा जो है वो भी भाजपा को लाना बहुत जरूरी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो पहले से कमजोर हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वो जिस तरह से राहुल गांधी उभरे हैं, एक नैरेटिव उन्होंने अपना बदला है। उन्होंने एक गंभीर नेता के रूप में जो है अब अपनी एक इमेज बनानी शुरू कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी को उस हल्के तरीके से नहीं ले रही है जिस तरीके से वो पहले लेती थी। और दूसरी बात यह है कि वो अब जो है वो एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी उभर कर आ चुके हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी उस पर जो है उसका प्रभाव जो है वो कैसा जो है वो पड़ता है एक आम जनमानस के बीच में। और नेता जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये नेता, भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाता हुआ नजर आना चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बैठकों में काफी गहराई से इस पर जो है वो चर्चा हो रही है। नमस्कार।